छोटे छोटे बच्चे आपस में ही मिल कर के नदी के उस पार जाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पुल बनाना चाहिए, ये सोचते हैं, तो उनके अंदर अपने मस्तिष्क में जीवन जीने का विकास आता है। और उन्होंने पता किया कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक गुरु बच्चों की इच्छा अनुसार उन विषय को पढ़ाते थे और समाज के हर क्षेत्र के विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। 19 साल की उम्र में ही रॉबर्ट बेनर्ड पावेल हिंदुस्तान में स्काउट डिवीज़न में तैनात हुए और यहाँ आकर के जब उन्होंने अपने वरिष्ठों की रपट पढ़ी और उसके साथ 1835 में मैकाले द्वारा लिखी हुई चीज़ें देखी, उसने ये देखा कि उस राजा ने, जो उनका अफ्रीकी कबीले का राजा था, उसने अपना दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ भाला नहीं फेंका, उसने बाएं हाथ से अपनी वार शील्ड जो ढाल थी उसको हटाया, उसको गिराया और बायां हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती के लिए अपना बायां हाथ जब आगे बढ़ाया तो अंग्रेजी कमांडर को इसमें अपमान सा लगा। तो उसके अंदर जब पंडित श्री राम वाजपेयी जी वहाँ गए तो क्वीन से कोई पॉर्चमेंट लेना है, सम्मान लेना है, तो वहाँ एक शपथ लेनी है कि वो रानी के सिंहासन के प्रति या यूनाइटेड किंगडम के प्रति विश्वसनीय, विश्वभक्त या उनके नियम के अनुसार काम करेगा और वो राजाज्ञा का पालन करेगा, इस तरह का एक माहौल। उन्होंने इस शपथ को लेने से मना कर दिया। तरह से पंडित श्री राम वाजपेयी जी कर रहे थे, वैसे ही जयपुर के महाराजा भी अपने यहाँ पर एक स्काउट यूनिट चलाते थे और सुश्री एनी बेसेंट थी, वो बड़ी निष्ठा के साथ भारतीयता से जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी गाइड सेक्शन चालू कर रखा था साउथ में, वो इसको चलाती थी। झंडा तोलन कार्यक्रम के समय में ऊपर की तरफ से बांस की बल्ली टूट गई थी और ये उनके लिए बड़ा असम्मान का था कि उतना ऊंचा वापस कोई कैसे लगाएगा। तो एक बच्चा गया, उसने जा कर के उसको लगाया, वहीं बांध दिया, नोटिंग कर दी, झंडा फहराया गया और बेनर्ड पावेल को बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने क्षमतावान हैं यहाँ पर। वहाँ से उन्होंने मान्यता देना आरंभ कर दिया और हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड से पास आउट कोई भी स्काउटिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट, उसको भी समान मानक के रूप में लिया जाने लगा। कार्यालय का खाता भी खुलवा दिया, वहाँ से लोगों की नियुक्तियाँ और प्रमाण पत्र जारी करना आरंभ कर दिया, जो कि बाद में पूरी तरह से गलत पाया गया। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुना। स्काउट एंड गाइड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट भी किया हो और आज भी स्काउट एंड गाइड स्कूल में बच्चों को ट्रेन कर रहा है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो स्काउट एंड गाइड के बारे में नहीं जानते हैं? कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए, ये सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर अतुल कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुनामा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, स्काउट्स एंड गाइड्स ये क्या है, इसका मतलब क्या है? स्काउट्स एंड गाइड्स अलग से कुछ नहीं, स्काउटिंग क्वालिफिकेशन के लिए लड़कों का नाम स्काउट्स और लड़कियों का नाम गाइड होता है। स्काउटिंग क्वालिफिकेशन अकादमिक क्वालिफिकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटी के नाते स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाए जाने वाला ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और इसमें क्या आप सिखाते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? स्काउटिंग क्वालिफिकेशन में बच्चों में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, देश और समाज की वो हिस्सा जो अकादमिक शिक्षा में बच्चे सीख नहीं पाते, उनके स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमें सिखाना होता है। और हमारे इस कोर्स मॉड्यूल में बच्चों को विद्यार्थी जीवन में ही संसार की दूसरी हिस्से में क्या हो रहा है, समाज के किसी भी कोने में जाके कैसे काम करना होता है और उससे परिचय होने वाली बात समझ में आती है। जब हम 9 साल से बच्चों को स्काउटिंग सिखा रहे होते हैं तो उसने अपने घर और मोहल्ले से आगे दुनिया को न देखा होता है। अगर उसके माता पिता किसी एक काम में हैं तो वो सिर्फ उतनी दूर तक की ज़िंदगी जानता है। यदि कोई शॉपकीपर का बच्चा है तो वो सिर्फ अपनी दुकान तक देख सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि फैक्ट्री कैसे होती है। अगर कोई फैक्ट्री के ओनर का बेटा है तो वो जानता है जूते कैसे बन रहे हैं, मोटरसाइकिल कैसे बन रही है, कार कैसे बन रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये चलाई कैसे जाती है। इन चीज़ों को एक साथ समझाने के लिए हमें उसे सामान्य पढ़ाई की दुनिया से अलग हट करके देश के अन्य हिस्सों में ले जाना पड़ता है। इसे कैंपिंग कहते हैं। और इससे भी बड़ी बात उस वक्त होती है जब हम उसे समझाते हैं
कि जैसी श्रद्धा माता पिता और गुरु के प्रति है वैसी ही देश के प्रति हो, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी आपके पास उतना ही सम्मान हो और यह स्वप्रेरित हो, वो जाने तभी वो सीख पाता है। मानवता के बारे में, देशभक्ति के बारे में जो जानकारी होती है वो मनुष्य एक समूह में रह के सीख पाता है। हर मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं और वो उसके बचपन में ही निखार लेने का स्वरूप शुरू करते हैं। 9 साल की उम्र से जो विद्यालय के अंदर में पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास में सीखने के लिए अपरिमित शक्ति होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाते मनुष्य जीवन स्वाभाविक रूप से क्या, क्यों, कैसे का सवाल हमेशा करता है। वो स्वयं करके ही इसे सीख पाता है, एक दूसरे को देख करके सीख पाता है। किताबी ज्ञान में कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा, जिन्होंने साथ में करिकुलम कोर्स नहीं किए, जो सह पाठ्यचर्या के कोर्स हैं वो नहीं किए, उन सारे बच्चों में कुछ चीज़ें ऐसी कमी आती है जिसे देखते हुए कई बार लोग उसे किताबी कीड़ा कह देते हैं। इन चीज़ों से दूर हटने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को उसी समय दूसरी चीज़ों के प्रति भी रुचि जगाई जाए। स्काउटिंग क्वालिफिकेशन के माध्यम से छात्र छात्राओं में विद्यार्थी जीवन के अंदर ही अनुशासन, देशभक्ति, व्यक्तित्व विकास और सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिल जाती है। शिविर के दौरान होने वाली दिनचर्या में जब हम योगासन और मार्च पास्ट से काम बच्चों को शुरू करते हैं तो उनमें अपने आप ही सभी दल के साथियों के साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है और वो इसको लेते हुए जाते हैं। सबसे पहले जो बात बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर आती है, वो माता पिता गुरु के अलावा समाज के एक वर्ग के साथ जुड़ने की चीज़ अपने में इसी के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं। जब हम साथ मिलकर के भोजन कर रहे होते हैं तो बच्चों को एक दूसरे के साथ झिझकने वाली चीज़, शर्माने वाली चीज़ वो मिटती है और दूरियां भी दूर हो जाती हैं। दिन भर के इस पाठ्यक्रम में जब हम केवल मैदान में ही बच्चों को रखते हैं, जहाँ जंगल में जाना है या पहाड़ पे चढ़ना है या नदी पार करनी है, पाठ्यक्रम के इन हिस्सों से दुर्गम स्थानों को भी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जाति के अंदर पहले के समय किस तरह से किया जाता रहा, आना जाना रहा, बसना रहा, समन्वय बना करके आगे बढ़ना रहा, यह दिखाई देता है। जब छोटे छोटे बच्चे आपस में ही मिलकर के नदी के उस पार जाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पुल बनाना चाहिए, ये सोचते हैं तो उनके अंदर अपने मस्तिष्क में जीवन जीने का विकास आता है। तेज भूख लगने पर केवल आलू भून करके या पत्ते भून करके भोजन करना होता है, ये बात देख करके उनको महसूस होता है कि सर्वाइवल फूड कभी भी हम बना सकते हैं। अकेले छोड़ने के बाद जब हम उन्हें आगे जाने देते हैं और देर रात को उन्हें लौटना होता है तो वो एक डर वाली बात उनके अंदर से निकल आती है, जिसे कि हम अक्सर बहुत छोटेपन में यह समझते हैं। अंधेरे से बच्चों को डर लगता है, अकेले से बच्चों को डर लगता है, बच्चों को बच्चों के साथ रहने में भी डर लगता है, माता पिता गुरु के एक छाया से बाहर आते ही एक डर लगता है, उससे वो आगे बढ़ पाते हैं। रात्रि के समय हर दिवस पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें बच्चे अपने आप अपनी कविता, अपने नाटक, अपने नृत्य, अपने संभाषण को प्रस्तुत करते हैं, उनके अंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की क्षमता बढ़ती है और समाज के संस्कृति के दायरे को अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से लेकर आना चाहिए, वो ये समझ पाते हैं। हमारे लोकगीत, हमारी प्रारंभिक स्थिति की चीज़ें उन बच्चों को तुरंत विकास देती है। स्काउट एंड गाइड्स कब से शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है? यदि आप सही में और पूरी तरह से स्काउटिंग को समझना चाहती हैं तो आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। दुनिया में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई 17वीं सदी में और उसी दौर में शिक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें बदली। शिक्षा क्षेत्र के इस बदलाव में व्यावसायिक दौर के अंदर अलग तरह के पदों की भी सृष्टि हुई। उससे पहले तक दुनिया के अंदर में किसानी, युद्ध
और कलात्मक क्षेत्र में ही लोग काम करते थे। यांत्रिकी या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, सिविल या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो नव संरचनाओं को बनाया जाना, रोड रेल, इनका विकास होना, वैज्ञानिक खोजों का विकास होना आरंभ हुआ और एक औपनिवेशवाद का युग आरंभ हुआ, जिसमें पहले से कम प्रगतिशील और तकनीकी रूप से पिछड़े देशों के ऊपर कब्जा करने का दौर आरंभ हुआ। इन सभी में सबसे आगे रहा ब्रिटेन, जिसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा देशों में था और हिंदुस्तान में भी था। जब ब्रिटेनी हुकूमत यहाँ पर काम कर रही थी, उसका आरंभ उनके यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ, जिसके विद्रोह में, जिसके अत्याचार के विद्रोह में हमारे देश के लोगों ने 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। और 57 की इस लड़ाई के बाद जब देश के ऊपर में ब्रितानी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया को हटाकर खुद कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहला काम एक डिवीज़न स्काउट, मिलिट्री का एक डिवीज़न स्काउट, उसको तैनात करके किया कैप्टन सीसेल के द्वारा। 1858 से ये काम करना शुरू कर रहा था। इनका काम यह था, स्काउट डिवीज़न का काम यह था कि बिना अस्त्र शस्त्र के आम जनता में, जनमानस में जाके वहाँ की जानकारी संग्रहित करे और युद्ध के दौरान इस जानकारी का क्या उपयोग हो सके वो देखे। उनकी इस रिपोर्ट के लिए जब वो आरंभ कर रहे थे तो उन्हें एक लक्ष्य दिया गया कि हमारे इसके पहले मिले खुफिया जानकारी के अनुसार 57 की लड़ाई में जितने भारतीय फौज के रूप में युद्ध के मैदान में उतरे, वो कई सौ गुना ज़्यादा थी जो उनकी सामरिक क्षमता के लिए हमेशा लगे रहने वाले नियमित सैनिकों की संख्या बल था। इसका क्या कारण है, ये कहाँ से आई है, ये पता लगाएं। 19 साल की उम्र में ही रॉबर्ट बेनर पावर हिंदुस्तान में स्काउट डिवीज़न में तैनात हुए और यहाँ आकर के जब उन्होंने अपने वरिष्ठों की रपट पढ़ी और उसके साथ 1835 में मैकाले द्वारा लिखी हुई चीज़ें देखी, तो उन्हें समझ में आ गया कि देश की गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही इतनी भारी फौज 57 की लड़ाई में चली आई। और उन्होंने पता किया कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक गुरु बच्चों की इच्छा अनुसार उन विषय को पढ़ाते थे और समाज के हर क्षेत्र के विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। अलग अलग गांव से आकर के एक गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों में 20 साल तक लगातार रहने से एक अजीब सा अटूट बंधन बन जाता था, जो विविधताओं से भरे इस देश में एकता का कार्य कर रहा था। उन्होंने भी मैकाले की तरह यही सबसे पहली खबर दी कि गुरुकुलों को समाप्त कर दिया जाए। लगातार एक साथ रहने वाले गुरु के साथ इन बच्चों की शिक्षा पद्धति में पूरा बदलाव चाहिए, जहाँ ये ज्यामिति भी सीखते हैं, ज्योतिष भी सीखते हैं, तलवार चलाना सीखते हैं, भाला कमान चलाना सीखते हैं, नृत्य संगीत और गायन सीखते हैं, जो कि इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, और क्रम से सीखते हैं। बड़ा वाला बच्चा छोटे वाले बच्चे को भी सिखा रहा होता है और एक ही गुरु पूरे गुरुकुल को चलाता है, जिसमें हर पीढ़ी के बच्चे द्वारा दूसरे को सिखाने के तरीके होते थे। इसलिए एक बच्चे को सारी चीज़ें पता होती थी। वो जुलाहे का काम भी सीखता था, बढ़ई का काम भी सीखता था, वो बिल्डिंग बनाना अगर सीखता था तो वो साथ में लोहा पीटना भी सीख जाता था, उसे खेती करना भी आ जाता था, चिकित्सा करना भी जान जाता था। यह एक समूह के रूप में शिक्षा की जो पद्धति थी, जिसे बच्चे खेल खेल में अपने 20 साल में सीख के ज्ञानी बन जाते थे, उसमें ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं हो रहता था जिसमें बच्चे को कोई ज्ञान न हो। वहीं दूसरी तरफ उसने यह भी पाया कि पश्चिमी दुनिया के बच्चे 18-20 साल तक बेवकूफ़ और गंवारी बने रहते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था और जो उनके माँ बाप जैसे तैसे सिखा सकते थे वो केवल उतना ही सीख पाते थे। जबकि पेशा हमारे देश में भले ही एक बच्चा कोई भी पेशा अपनाए, अपने माता पिता का ही पेशा क्यों न अपनाए, उन्हीं का काम आगे न बढ़ाए, लेकिन जानकारी उसको समाज के हर वर्ग की होती थी, हर संपर्क के साथ उसके जुड़े रहते थे तार। उसने एक परिकल्पना बनाई पश्चिम में अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, गोरों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के, और नाम दिया स्काउटिंग क्वालिफिकेशन।
1901-2-3 में जब वो अफ्रीका में था, उस दौरान वहाँ उसने अफ्रीकन कंट्रीज़ के यहाँ आदिवासियों के समूह को, उनके कबीलों को काम करते देखा और उनसे उसने सीखा कि किस तरह से कबीले एकजुट होकर रहते हैं, कैसे अपने आप को किसी बिना मनोरंजन के साधन के आपस में खुश रखते, तनाव रहित रहते थे। सुबह उठते थे तो सारे पुरुष, जो सबल पुरुष होते थे, बूढ़े बच्चों को छोड़ के, महिलाओं को छोड़ के जंगलों में जाते थे और उन घने जंगलों से अपने लिए कंदमंद फूल लाना हो, फल लाना हो या जानवर का शिकार करके लाना हो, वो करते थे और शाम को वापस मिलते थे। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति किसी हिंसक जानवर का शिकार हो जाता या कभी कभी दो कबीलों के आपस में लड़ाई होती और उस लड़ाई में कोई खेत रहता, तो इसकी जानकारी रात में वो इकट्ठे हो करके एक दूसरे को देते थे। यहाँ उसने कैंप फायर वाली चीज़ समझी, क्योंकि प्रकाश के लिए वो ऐसा करते थे, सूचनाएं का आदान प्रदान करते थे। इन दोनों को इकट्ठा करके इन पारंपरिक चीज़ों को जानकारी लेकर उसने अपने यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए स्काउटिंग क्वालिफिकेशन के चैप्टर चालू किए। तो सर, आपका कहना है कि रॉबर्ट बेडन पावर ने कुछ हमारे हिंदुस्तान से, कुछ अफ्रीका से, हम देशों से, हमारे देशों से ही उन्होंने नॉलेज गेन करके और वो अप्लाई किया अपने देश में जाकर के और हमारे डिप्रूवमेंट के लिए और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। वेरी करेक्ट कंक्लूजन ऑन टू योर पार्ट। अगर इसकी ठीक से शोध करी जाए, ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए इस बात को समझा जाए, तो उसके दिमाग में और गोरों के दिमाग में क्या चल रहा था, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गोरों की सोच आज तक भी यही रही कि कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को शोषण करके हमारे यहाँ की चीज़ें बढ़ाई जाए। ये मुद्दा राजनीतिक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस विषय पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो स्काउट एंड गाइड का अगर हम एक फैक्टर माने तो वो ये भी सिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ से जो लोग, बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बच्चे आ रहे हैं, वो लोग आपस में कैसे समन्वय करें, ये ही क्योंकि यूरोप भी अलग अलग देशों का संगठन है जहाँ पर 3, 4, 5 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं जी। और भारत, इसलिए वो सब कॉन्टिनेंट कहते थे कि अकेले देश में ही कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी। अलग अलग भाषाओं के बच्चों में, अलग अलग रीति रिवाज के बच्चों में समन्वय बन जाता है जब वो बचपन में ही एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। उनके बीच में भेदभाव, घृणा और ईर्ष्या उसी वक्त समाप्त हो जाती है जब वो जान जाते हैं, अच्छा वो तो अमीर है, वो तो गरीब है, वो इस तरह से पहनता है, इस तरह से खाता है, उन लोग ये खाते हैं, उन लोग ये नहीं खाते हैं। एक सहिष्णुता की भावना स्वाभाविक तौर पर बचपन की उस उम्र में जब मनुष्य का मानसिक बदलाव होना शुरू होता है तभी शैशव अवस्था में जन्म लेती थी। इसीलिए गुरुकुलों ने शिक्षण पद्धति में ऐसे रखा था, हर विद्यार्थी समान रूप से जी रहा होता था एक समय तक, क्योंकि समय के बाद, एक खास दौर के बाद जब उसे समाज में रहना है तो वो अपने तौर तरीके से रहेगा, अपने रीति रिवाज से रहेगा। बेडन ने ये समझा कि इसमें फूट डालना इसीलिए संभव नहीं होता, रॉबर्ट बेडन पावेल ने ये समझ लिया कि इस देश में फूट डालना इसलिए संभव नहीं होता कि बचपन में ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो बाद में अगर मैं इनको गालियाँ दूँ या समझाऊं तो वो फूट डालना ज़रा कठिन हो रहा है, और ख़ास तौर से वो जब देशभक्ति की भावना हो। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देश पे शासन किया तो उनके पास यूनाइटेड किंगडम की तरह ताकतवर सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने पंजाबियों को मराठों से लड़ा दिया, बंगालियों को असामीज से लड़ा दिया, तमिलियों को कन्नड़ से लड़ा दिया। ये फूट डालने का तरीका था उनका कि वो ऐसा है। हिंदी वालों को मुसलमानों से लड़ा देना या इस तरह से भेद करना और उसकी सेना को इनसे लड़ा करके राज करना सीख रखा था। लेकिन सर, इन लोगों के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भी तो हमारे देश में युद्ध करते थे आपस में राजा। उस वक्त की स्थितियां कुछ और थी। तब हमारे देश के समाज में ये बात होती थी कि केवल राजपूतों की जिम्मेदारी है लड़ाई करना, क्षत्रियों की जिम्मेदारी है लड़ाई करना। जी जी जी, वो एक खास वर्ग। यदि आप और पहले चले जाएं, जब 1000 सदी के समय की बात थी तो उसमें गजनी का
वो जिक्र आता है कि जब उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उसके सिपाहियों की संख्या से 10 गुने ज़्यादा वहाँ पुरोहित थे, मगर किसी ने एक पत्थर भी उठा के नहीं मारा था। वो आया, आराम से लूट करके खजाना वापस लेके चला गया, कोई रोकने वाला नहीं था। और वो ये सोचते थे कि शिव जी चमत्कार करेंगे। वहाँ जो मूर्ति थी चुंबकीय शक्ति पे खड़ी थी, हवा के अंदर अधर रही थी, तो उस अंधविश्वास में किसी ने कुछ भी नहीं किया और उसने एक गदा मार के तोड़ दी थी वो मूर्ति। तो इन बातों का वैसे तो स्काउटिंग में हमारी इस विषय से हट कर के बात है, पर आपने जिक्र किया तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ, और लोगों के साथ मेरे विचार अलग भी हो सकते हैं। मुझे आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने एक अफ्रीकन वॉर का जिक्र किया था, तो जरा उसके बारे में आप हाँ, बताइए। मैं अफ्रीकन उस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब अफ्रीका के कबीले लड़ाई के लिए जाते थे या बाहर जाते थे तो उन्होंने बंदी बनाए हुए यूरोपियन लोगों के परिवार को बच्चों समेत वहीं छोड़ देना होता था, जिसमें वो महिलाएं और बुजुर्गों को तो बंधक बनाए थे मगर बच्चों को छोड़ देते थे। इसका एक कारण था कि बच्चों को एक जगह बांधे रखना बड़ा मुश्किल था। वो शोर शराबा, रोना धोना, चीख चिल्लाना शुरू करते थे। इस कारण बच्चों को आज़ादी मिल जाती थी, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि दिन भर चाहे बच्चा कहीं पर भी रहे, शाम ढलते ही, अंधेरा होते ही अपने आप अपनी माँ के पास आ जाएगा, और इस कारण वो ऐसा निश्चिंत रूप से करते थे। रॉबर्ट बेडन पावेल ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो हिंदुस्तान से वो जान चुका था कि बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसने हमारे देश के इतिहास में जैसे बालक भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनकी कहानी सुनी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बाल अवस्था में राक्षसों से लड़ने के लिए विश्वामित्र के साथ जंगल में जाके लड़ना, यह जाना। भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था में विभिन्न राक्षसों का वध करना, उसका सामना करना सीखा। उसको समझते हुए उसके मन में ये आ चुका था कि मनुष्य के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए। तब वहाँ से बाहर निकलने के लिए, संकेतों को डालने के लिए उसने अपने यहाँ टोली बनाई और छोटे बच्चों को बोला, निशान ये बनाओ कि यहाँ से नदी तक का रास्ता हम अंधेरे में भी पहचान सकें। अंधेरे में निकालने का मतलब यही था क्योंकि रात के समय में आदिवासी ज़्यादा पहरा सख्त नहीं दे पाते थे, वो खुद भी थके हुए होते थे, और फिर उन्हें पता था कि घना जंगल है चारों तरफ जहाँ जंगली जानवर, जहरीले जानवर रात में घूमते हैं। ऐसे में मनुष्य के जाने वाले रास्ते पर से अगर इंसान नहीं गया तो उसको वो जानवर मार देंगे, क्योंकि वहाँ उन घने जंगलों में जानवरों ने पहचान लिया था कि मनुष्य कौन सा हिस्सा उपयोग में लाता है जंगल का, तो उस तरफ वो कम ही आते थे। रात का ये नक्शा उन्होंने बनाया। चांदनी रात में इसी निशानदेही के ऊपर बेडन पावेल यूरोपियन कम्युनिटी के सभी लोगों को लेकर वहाँ से बाहर हो गए, और इसके बाद यूरोपीय समाज के बम वर्षकों ने वहाँ पर इतनी बमबारी करी कि आदिवासी कबीलों के सरदार को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। और संधि के दिन उसने ये देखा कि उस राजा ने, जो उनका अफ्रीकी कबीले का राजा था, उसने अपना दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ भाला नहीं फेंका, उसने बाएं हाथ से अपनी वार शील्ड, जो ढाल थी, उसको हटाया, उसको गिराया, और बायां हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती के लिए अपना बायां हाथ जब आगे बढ़ाया तो अंग्रेजी कमांडर को इसमें अपमान सा लगा। लेकिन दुभाषी ने उसे स्पष्ट किया कि हथियार एक योद्धा का शरीर का अभिन्न अंग है, वह आपके सामने हार नहीं मान रहा है, और उसका ये मानना है कि मौत के साथ ही हार है, उससे पहले नहीं। वो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और दूसरी बात जो यहाँ के कबीले मानते हैं, दिल दूसरी तरफ है, वो दिल से, आपकी बाईं तरफ दिल होता है, दिल से आपसे हाथ मिलाना चाहता है। तो जो आमतौर पर बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से शेक करना इंग्लिश किंगडम या गोरों में अपमान वाली बात मानी जाती थी, पर इस बात को समझते हुए उन्होंने लिया। और बाद में रॉबर्ट बेडन पावेल ने जब इस चीज़ को लिया तो उसने एक विशिष्टता के लिए बाएं हाथ से ही शेक हैंड स्काउटिंग में इम्प्लीमेंट किया। सैल्यूट दाहिने हाथ से होता है और बाएं हाथ से हाथ मिलाना होता है। अतुल जी, भारत में कब से स्काउट एंड गाइड शुरू हुआ? दुनिया में जब स्काउटिंग धीरे धीरे फैलने लगी, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के
हाँ कॉलोनीज थी, वहाँ पर स्काउटिंग भी आरंभ हो गई और अंग्रेज़ों ने केवल अपने बच्चों के लिए करी। उनके देखा देखी फ्रांस और जर्मनी में भी। फ्रांस के बारे में तो एक ये बात थी ना कि फ्रांस के नरेश हमेशा लंदन के साथ प्रतिद्वंदिता रखते थे, एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रखते थे। जो कपड़े वगैरह वो बनाते, वही कपड़े वगैरह उससे बेटर लेकर के फ्रांस वाले भी बनाते थे। तो उन्होंने स्काउटिंग में भी ऐसा ही किया कि अगर अंग्रेज़ों ने अपने बच्चों के लिए करी तो हम भी अब तुरंत इसे स्टार्ट करेंगे। इस तरह से वहाँ 4-5 देशों में आरंभ हुई और उनकी औपनिवेशिक राष्ट्रों में जो कॉलोनियाँ जहाँ जहाँ बसी थी। लेकिन ये अभी तक सिर्फ रॉबर्ट बैडन पावेल ही कर रहा था और उसने केवल यूरोपियन बच्चों के लिए इसको आरंभ किया था, लिमिटेड करा। हमारे देश में भी बैडन पावेल ने इसको स्टार्ट जब किया था तो केवल और केवल एंग्लो इंडियन और यूरोपियन बच्चों के लिए किया गया। हमारे देश के कुछ लोगों को उसने जोड़ा था, उसमें से एक बहुत प्रमुख नाम है पंडित श्रीराम वाजपेयी जी का, जो रेलवे में थे। और एक प्रोविज़न था कि जो इसके बताए हुए इस मॉड्यूल को पूरा कर लेते हैं और उसके अनुसार शिक्षा भी दे सकते हैं, उसको वो लीडर ऑफ द ट्रेनर या एलटी की डिग्री से मनोनीत करता था। उसने अपने करिकुलम के अंदर में ये हाईएस्ट डिग्री बनाई हुई थी। और जो एलटी कर लेता था ऐसे लोगों के लिए या पढ़ाने की सुविधा देते थे या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पदोन्नति देते थे। पंडित श्रीराम वाजपेयी जी के लिए भी जब एलटी पारंगत हुए थे तो उनको इसके पार्चमेंट के लिए उन्होंने क्वीन के पास में भेजना तय किया। और सोचने वाली बात है कि इस डिग्री का वजन बढ़े, इसके लिए उसने वहाँ राजशाही से अनुमोदन ले रखा था। तो उसके अंदर जब पंडित श्रीराम वाजपेयी जी वहाँ गए तो क्वीन से कोई पार्चमेंट लेना है, सम्मान लेना है, तो वहाँ एक शपथ लेनी है कि वो रानी के सिंहासन के प्रति या यूनाइटेड किंगडम के प्रति विश्वसनीय, विश्वभक्त या उनके नियम के अनुसार काम करेगा और वो राजाज्ञा का पालन करेगा। इस तरह का एक माहौल, इस तरह की एक शपथ। उन्होंने इस शपथ को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, मैं अपने देश के लोगों के प्रति वफादार रहूँगा, मुझे हिंदुस्तान के लिए ही वफादारी कर पाना कबूल है। मैं किसी भी सूरत में अंग्रेजी सिंहासन के प्रति या इंग्लिश के प्रति स्वामी भक्ति वाला भाव नहीं दर्शा सकता और मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा आपको ये पार्चमेंट नहीं मिलेगा, आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और आपको इसकी कॉन्सिक्वेंस झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह से होने वाली आपके साथ कई दिक्कतें रहेंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। जबकि वो उस वक्त रेलवे बोर्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जनरल मैनेजर जैसी रैंक का, वो उनको मिलने वाला था इस पार्चमेंट को लेने के बाद, तो ऑफिसर कैटेगरी में वो आ जाते। पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और वो वहाँ से बिना इसके लौटाए। और ये बात जिस वक्त में पंडित श्रीराम वाजपेयी जी ने ऐसा ना कहा था, वो वैसा दौर था जहाँ महारानी से मिलने के लिए 100 देशों के अमीर, रजवाड़े, राजा एक फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन में, कतार में रहते थे कि कहीं किसी तरह से एक बार रानी साहिबा से बात हो जाए। और जिसकी बात हो जाती थी उसको उसके देश के अंदर में बाकी के जो अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरानों के नुमाइंदे थे बड़ी तहजीब और तमीज़ से बात किया करते थे। जो एक बार रानी से मिल लेता था उसका कद बढ़ जाता था, बहुत बड़ा कद बढ़ जाता था। तो कोई इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। और दुनिया में उस वक्त में जिस तरह से 100 देशों का वो मलिका थी, आप उसकी स्थिति को समझ सकते हैं कि कितनी सशक्त शख्सियत रही होगी। इतिहास के उस दौर में भी पंडित श्रीराम वाजपेयी जी द्वारा, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के एक नौकरी पेशा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, दृढ़ निष्ठा उनकी अपने देश के प्रति कितनी गहरी थी, ये सोचने वाली बात है कि वो अपने देश को किस कदर प्यार करते थे, किस कदर उसके प्रति रखते थे, जिसमें एक झूठी शपथ लेने से भी उनकी इच्छा नहीं थी। कितने सत्मार्गी थे। यह समाचार पत्र में छपने वाली खबर थी और दुनिया भर के समाचार पत्रों में इसकी जगह बनी। हमारे देश के भी अखबारों में इसे छापा। वो तो लौट आए, मगर जो ये खबर छपी थी उसको भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी पढ़ी। वो हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक भी थे और पत्रकारिता में भी उनका बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत बड़ा नाम है। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा तो वो समय निकाल करके एक बार उनसे मिलने गए। भारत लौट करके पंडित श्रीराम वाजपेयी जी ने, चूँकि वो स्काउट लवर थे, तो उन्होंने बच्चों को सेवा भारती दल बना के एक आरंभ किया और उनको स्काउटिंग पढ़ाने लगे। और महामना जी जब मिलने आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो महामना जी जब मिलने आए तो वो बहुत
हैरान हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप इसको काम को बढ़ाइए, मैं मदद करूँगा। महामना जी के बारे में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बताना, उनके जीवन के बारे में, तो वो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, कभी इस पे भी आप ज़रूर बात करें। उन्होंने शिक्षा के दौर को बदलने के लिए सबसे बड़ा प्रयास किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका बनाया हुआ है और वो जान गए थे, समझ गए थे कि आने वाली दुनिया अकादमिक शिक्षा के लिए ऐसे किसी प्रमाण पत्र पर ही रहेगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य रहे। दुनिया एक घर के रूप में बदल रही है, हर जगह शिक्षा का स्तर समान रहने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना जरूरी है और इस कारण उन्होंने देश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और वो एक बहुत विशाल कार्य उनके द्वारा ये हुआ है जिसमें इतनी बड़ी आधारशिला थी शिक्षा के लिए। उन्होंने इसे शिक्षा के साथ होने के कारण जोड़ने के लिए इनसे बोला। थोड़े समय के बाद इस काम को जब उन्होंने देखा तो एक चीज़ उन्हें श्री राम वाजपेयी जी ने बताई कि हमारे संस्थान की मान्यता नहीं है, इसलिए इस प्रमाण पत्र में वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो अंग्रेजी बच्चों को मिलता है। साक्षात्कार के समय में वो अतिरिक्त मार्क्स दिए जाते हैं उस अंग्रेज या एंग्लो इंडियन बच्चे को जिसने बचपन में स्काउटिंग की हो। तो उन्होंने इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात करी। रेलवे के लिए अलग कोटा बनाया गया था स्काउट्स पढ़े हुए बच्चों के लिए। स्काउटिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का सेपरेट एग्ज़ाम होता था। यह मानते हुए कि उनमें सलीका, अनुशासन, स्वप्रेरित है, उनको किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, वो पहले से ही इस कदर तैयार हैं कि उनको अपने काम के दायित्व का बोध है, वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा करेंगे और तभी प्रतिष्ठान ने उनको यह प्रमाण पत्र दिया है। मगर जब उन्होंने इस बारे में उस वक्त के वायसराय और अन्य लोगों से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि हम मान्यता यदि आपके संस्थान को देंगे तभी आपके प्रमाण पत्र को वैल्यू हो पाएगी। हाँ, वैल्यू मिलेगी, जो भी आप शब्द कहें। तो मान्यता के लिए उन्होंने पूछा तो उन्होंने सभी ने यही कहा कि जी अभी तो हमने रॉबर्ट बेडन पावेल के बॉयज़ स्काउट्स को दे रखी है और वो हिंदुस्तानी बच्चों के लिए मना है। उन्होंने उससे भी बातचीत करी, रॉबर्ट बेडन पावेल से भी, तो उसने भी साफ मना कर दिया कि मैंने बहुत मानक बना रखे हैं, इतने बच्चे होने चाहिए, आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतने शिक्षक होने चाहिए, इतनी जगह काम होना चाहिए और जमहूरी होनी चाहिए आपके द्वारा, तभी मैं मानूंगा कि स्ट्रक्चर सही है। महामना जी ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है करेंगे। तो जिस तरह से पंडित श्री राम वाजपेयी जी कर रहे थे वैसे ही जयपुर के महाराजा भी अपने यहाँ पर एक स्काउट यूनिट चलाते थे और सुश्री एनी बेसेंट थी, वो बड़ी निष्ठा के साथ भारतीयता से जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी गाइड सेक्शन चालू कर रखा था, साउथ में वो इसको चलाती थी। इसके अलावा दरभंगा के महाराजा, कूच बिहार के महाराजा, उन्होंने भी अपने यहाँ पर समाज सेवा के काम के समय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम को चलाने के लिए पोषित कर रखा था। महामना जी ने इन सभी को इकट्ठा करके 1928 में एक ही बैनर हिंदुस्तान स्काउट्स के नाम से आरंभ किया ताकि संस्था में सदस्य संख्या, शिक्षक एक साथ बन जाएं और पूरा प्रशिक्षण सत्र समरूप हो जाए। इसके बाद वो इसकी मान्यता के लिए वापस उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन को अनुरोध किया। तो उस दौरान में एक कार्यक्रम में रॉबर्ट बेडन पावेल भी आए थे। झंडोत्तोलन कार्यक्रम के समय में ऊपर की तरफ से बांस की बल्ली टूट गई थी और ये उनके लिए बड़ा असम्मान का था कि उतना ऊंचा वापस कोई कैसे लगाएगा। तो एक बच्चा गया, उसने जा कर के उसको लगाया, वहीं बांध दिया, नोटिंग कर दी, झंडा फहराया गया और बेडन पावेल को बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने क्षमतावान हैं यहाँ पर। वहाँ से उन्होंने मान्यता देना आरंभ कर दिया और हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड से पास आउट कोई भी स्काउटिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट, उसको भी समान मानक के रूप में लिया जाने लगा। भारत में स्काउटिंग इसके बाद कई लोगों ने और कई प्रसिद्ध लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ था बचपन में, बड़े होकर के इसको प्रश्रय भी दिया और धीरे धीरे पूरे देश के हर विद्यालय में पढ़ाई जाने लगी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि बच्चा वहाँ पे चढ़ करके बांस में और उसने
इस तरीके से उसको नोटिंग किया कि वो झंडा वहाँ पे आराम से फहराया जा सका। तो और क्या क्या काबिलियत आ जाती है बच्चे के अंदर जो बच्चे स्काउट एंड गाइड करते हैं? उनमें वो क्षमताएं हो जाती हैं जो उनके अंदर छुपी हुई है, निरूपित है। नैसर्गिक रूप से जो क्षमताएं बच्चों में है, उनकी उन क्षमताओं का विकास का एक प्लेटफॉर्म, ट्रायल का एक प्लेटफॉर्म स्काउटिंग के इस करिकुलम के अंदर होता है। बच्चे को गाना कितना अच्छा आता है, नाचना कितना अच्छा आता है, खाना बनाना कितना अच्छा आता है, पहरा देने का काम कैसे कर सकता है, कैसे किसी का नेतृत्व कर सकता है, संकट के समय में क्या उसकी तुरंत बुद्धि काम करती है, आपदा की इन स्थितियों में उसे कैसे डायरेक्शन दे करके अपने साथियों को बचाना है, दूसरों से मदद मांगनी है, समय पे उठना, व्यवस्थित जीवन जीना, समय पे सोना, स्वस्थ रहना, इन सारी चीज़ों के गुण इस मॉड्यूल के अंदर ऐसे बीज के रूप में निरूपित किए जाते हैं कि वो समय के साथ विकास करते हुए अपने आप बच्चों में बढ़ जाते हैं। आपदा से आपका कौन कौन सी आपदाएं? डिज़ास्टर में मैन मेड डिज़ास्टर हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इन कैलामिटीज़ के बारे में विस्तार है। तो हर तरह की चीज़ों को अलग अलग मॉड्यूल में उसका परिचय बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि एक 9 साल के बच्चे ने बाढ़ देखी हो, 9 साल के बच्चे ने भूकंप देखा हो, यह ज़रूरी नहीं कि उसने तूफान झेला हो, आग जलते हुए कहीं देखी हो, मगर ऐसी आपदाएं कभी जीवन में नहीं आएंगी इसकी गारंटी तो है नहीं। मनुष्य के जीवन में हर तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसे में उसको पहले से ही और सीखने वाली उम्र में ही इस बात के बारे में बता देना इस कोर्स का उद्देश्य हो जाता है, और वहाँ वो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है कि ऐसी किसी घड़ी में किसी मदद को लेकर के काम करना, अपने आप को संरक्षित रखना, अपने साथी को बचाना, उसके लिए थोड़ा सहज होता है। तो ये जो कैंपेनिंग होती है ये हर साल होती है स्काउट एंड गाइड की? इस मॉड्यूल के तरीके हैं, टीचर्स और ट्रेनर्स मिलकर के बच्चों के शैक्षणिक सत्र के साथ एक कैलेंडर बना करके बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा सिखाया जाता है ताकि साथ मिलकर के ही वो कैलेंडर हाँ, बच्चों की इच्छा लेते हुए। जैसे अगर आप देखें हमारे गुरुकुलों का क्या रहता था तरीका कि जब गुरु पढ़ाने के लिए बैठते थे तो बच्चों से ही पूछते थे कि क्या करोगे, तो बच्चे कहते थे आज कहानी सुना दीजिए, कभी बच्चे कहते थे खिचड़ी बनाना बता दीजिए। वो एक समूह के हिसाब से काम करते थे ताकि बच्चे खुद अपनी निष्ठा के साथ बिना इधर उधर हुए सीख लें। बच्चों से ही पूछा जाता है, हमारे यहाँ के इस करिकुलम का डायरेक्शन रहता है कि उनको क्या खेलना है, फुटबॉल या वॉलीबॉल, खो खो या कबड्डी। और उस वक्त में जब हम ये सवाल कर देते हैं तो उसकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी उसे होता है कि मैंने ये चूज़ किया। अब उसे अगर वो बोझिल भी लगता हो तो भी वो थोड़ी देर के लिए उसमें अपने आप को एडजस्ट करेगा। यदि उसके साथियों के बहुमत के हिसाब से एक बच्चा अलग थलग भी था तो भी चूंकि उसके साथियों ने कहा है तो उसका विरोध घट जाता है और वो वहाँ समन्वय बनाते हुए, सहयोग करते हुए काम करता है। हमने इस तरीके से इसको इसीलिए जोड़ा हुआ है और इसे समझा है। हमारे इस ज्ञान को गुरुओं ने बहुत समय पहले खोज लिया था कि समाज का अगर गठन करना है तो बच्चों को कैसे बढ़ाना है, कैसे सिखाना है, कैसे तैयार करना है। समाज बनता है तब देश बनता है। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों अपने बच्चों को स्काउट एंड गाइड में भेजें? ये तो बच्चे इसमें तो बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है, फन, जैसे कि हम एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में कि फन लर्निंग, आप करते हुए सीखो, खेल खेल में सीखो, ये उसमें हो गया तो बच्चे तो इसमें खुश हैं। लेकिन पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को यहाँ भेजें? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अब तो ये बात सवाल का जो आपका कहना था, ये अब समय का दौर ऐसा आ गया है कि अब ये सवाल समाप्त प्राय ही समझिए, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ कुछ न कुछ सिखाने लायक जागरूक हो चुका है। और भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप इस तरह से है कि हर बच्चे को किसी न किसी सह पाठ्यचर्या कार्यक्रम में भाग लेना होगा, करिकुलर एक्टिविटी में उसको रहना ही पड़ेगा। दूसरी बात, फिर भी अगर आप ये पूछें तो माता पिता ने इसको क्यों समझा, उन्होंने मान लिया और जान लिया कि केवल शिक्षा, केवल किताबी पढ़ाई कारगर नहीं होती। बच्चों को अगर व्यक्तित्व विकास चाहिए, संपूर्ण विकास अगर करना है उसके ज्ञान का, क्षमताओं का, तो करिकुलर पाठ्यक्रम में जुड़ना चाहिए। अब अगर हमारे देश के अंदर कई चीज़ें हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर में, मगर स्काउटिंग में एक एडवांटेज बात मैं बताऊंगा कि उसमें सभी क्षेत्र की चीज़ें हैं। अगर उसमें एक ड्रिल प्रैक्टिस है, मार्च पास्ट है, तो उसके अंदर में गीत गायन और संगीत भी है। आपदा और प्राथमिक चिकित्सा अगर उसके अंदर का एक हिस्सा है
तो वो इसके साथ पाक कला भी सीखता है और समाज के अन्य वर्गों के द्वारा क्या क्या होता है, समाज में क्या क्या बनाया जाता है, बनता है, उसके बारे में भी उसको जानकारी होती है। इसलिए सभी माता पिता ये चाहते हैं कि जो थोड़ा सा समय 2.5-3 साल के हमारे मॉड्यूल पार्ट टाइम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दौरान कक्षा 4वीं-5वीं से शुरू होकर के 7वीं-8वीं तक वो समाप्त होता है, बच्चे इसको ज़रूर करें। सिर्फ 8th क्लास तक के बच्चे जो है स्काउटिंग गाइड अभी हाँ, उससे ऊपर एनसीसी है जी। और तो इससे ऊपर क्यों नहीं, या इसका कॉन्सेप्ट यही है? हाँ, सर्वाइवल फूड, ये जो बच्चों को जो हम सिखा रहे होते हैं वो आमतौर पर 21, 22, 25 साल की उम्र में मनुष्य वैसे ही सीख जाता है जी। उसे आपदा से निपटना, दुर्घटना के दौरान कैसे करना है, वो तो वैसे भी 25 साल की आयु आते आते सभी सीख जाते हैं ना। खाना बनाना सभी सीख जाते हैं। हम जो सिखा रहे होते हैं वो उसको सर्वाइवल फूड को एक ऐसी स्टेज में सिखा रहे होते हैं जहाँ उसने अभी सीखना शुरू करना है, ताकि वो आने वाले समय के लिए पहले ज़्यादा पारंगत हो, ज़्यादा क्वालिफाइड तरीके से हो, पॉलिश्ड क्वालिफाइड हो, इसलिए। और समय न व्यर्थ करे। सीखने के कारण, अनुशासन के कारण उसको ये फ़ायदा होता है कि वो अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। नहीं तो बहस में ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ठोकर लगेगी, हम उसको उस दौर से बचा लेते हैं। यह पहले से पढ़ाए जाने वाली चीज़ें उसको अपने जीवन में ठोकरें लगना, निर्णय गलत लेना, इन चीज़ों से बचाती है, गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, अपराध या ऐसी चीज़ों से दूर रहना स्वाभाविक तौर पर निर्णय लेने के लिए सिखाती है। कोई नहीं देख रहा, ऐसे में कुछ गलत करें, ऐसी सोच समाप्त कर देती है। जब भी करूँगा सही ही करने की इच्छा रखूँगा, यह भावना उसमें पैदा हो जाती है, मानसिक रूप से एक दृढ़ता आ जाती है। अतुल जी, वर्तमान में अभी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड की क्या स्थिति है? 1928 में स्काउटिंग के अध्याय में हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की स्थापना हुई। वहाँ से लेके 1998 तक 70 सालों तक हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स शिक्षकों के द्वारा संचालित होती रही, पूरे देश में शिक्षण व्यवस्था में करती रही। जब प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो वो इसको अच्छे से जानते थे। उन्होंने संरक्षण और सुविधाएं देने के लिए, संस्थान को बढ़ाने के लिए सोचा, तो वहाँ इसके पंजीयन की असुविधा सामने आई। तब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री साहेब सिंह वर्मा जी, इसके संस्थापक अध्यक्ष के नाते 1998 में इसको पंजीकृत कराया। ही वॉज द फाउंडर फॉर रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, और यह सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था के रूप में आई। इसके बाद भारत सरकार के खेल व युवा मामले मंत्रालय में इसे मान्यता दी गई और अनुदान भी दिया गया। 2017 में एक 70 साल का अधिकतम वयस वाला नियम आया। उस दौरान संस्था में थोड़ी असुविधाएं हुई। 70 वर्ष से अधिक के लोगों ने पद छोड़ने में अरुचि दिखाई और पद से हटने के बाद भी संस्था के कामों में हस्तक्षेप करते रहे। इस कारण विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, मामला अदालत तक पहुंचा। इस दौरान में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो थोड़े प्रभावशाली या पैसे वाले थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से भी संस्था को चलाना चाहा। यहाँ तक कि गुजरात के एक डीआईजी अनिल प्रथम ने समानांतर रूप से अहमदाबाद में जाकर के इसका कार्यालय दिखा दिया। जब मामले मुकदमे थोड़े हुए तो उस दौरान में कुछ प्रभावशाली और पैसे वाले लोगों ने समानांतर काम करना शुरू किया, हस्तक्षेप करते हुए। इसमें गुजरात के एडीजी पुलिस अनिल प्रथम भी हैं, जिन्होंने संस्था का केंद्रीय कार्यालय ही अहमदाबाद में दिखा दिया, जहाँ की उनकी अपनी एक छोटी सी सरकारी संपत्ति का गैरेज भर था, और उसी पते पर राष्ट्रीय कार्यालय का खाता भी खुलवा दिया। वहाँ से लोगों की नियुक्तियां और प्रमाण पत्र जारी करना आरंभ कर दिया, जो कि बाद में पूरी तरह से गलत पाया गया। एक और प्रभावशाली व्यक्ति भरत अरोड़ा, जिन्होंने कभी भी सदस्यता नहीं ली। उनकी पत्नी हमारे यहाँ सदस्य थी, उसका नाम ज्योति अरोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी सही तरीके से संस्था में अधिकारी बने
इस बड़ी गैप के कारण जो 70 साल के लोगों के अचानक रिटायर होने से, पदमुक्त होने से हुई, उन्होंने अपने लिए जगह बना ली और स्वयं को स्वघोषित राष्ट्रीय चेयरमैन बना लिया। 2019 से लेकर के मामला मुकदमा 2024 तक खींचता रहा। 4 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस चुनाव से भरत अरोड़ा चुनाव को बताते हुए, दर्शाते हुए पदाधिकारी बने हैं, वो चुनाव किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। वह पूरी तरह से गलत और अमान्य चुनाव है तथा उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस तरह की चीज़ें करने वालों पर अदालत की अवमानना का आदेश भी लगेगा अगर उन्होंने इसके बावजूद भी अपनी कार्यवाही करी। वैसे तो मामला पहले से ही बनता है, क्योंकि अंतरिम आदेश जो जिला अदालत द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इस चुनाव को स्थगित करने का आदेश था, उसे नहीं माना गया। 1 अक्टूबर 2023 और 2 अक्टूबर 2023 के 2 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम के उपरांत श्री गिरीश गोयल राष्ट्रीय सचिव के नाते नियुक्त हुए और उन्हीं के निर्देशन में अभी संस्था चल रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरसिंह मेंग जी हैं, जो सोलापुर के पूर्व विधायक हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व जज श्री HP सिंह हैं। राष्ट्रीय चेयरमैन श्री करुणाकर प्रधान हैं, जो उड़ीसा से आते हैं। और राष्ट्रीय महासचिव श्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह हैं, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक उच्च पद पर आसीन है। संस्था इन्हीं के द्वारा वर्तमान स्वरूप में उन्हीं मापदंडों के साथ चलाई जा रही है जिसकी आधारशिला मालवीय जी ने रखी थी। महामना जी के सोच के अनुरूप अब हम फिर से नए सिरे से उचित काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे मधुनामा में आए और आपने स्काउट एंड गाइड, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। स्काउट एंड गाइड का जो इतिहास आपने बताया उसको तो सुनकर के मुझे बहुत ही मैं रोमांचित हो गई। और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी जो ये सुनेंगे, समझेंगे स्काउट एंड गाइड के बारे में, उनकी भी नॉलेज इसको लेकर के बढ़ेगी और स्काउट एंड गाइड में और विश्वास बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आई और उनको पीछे छोड़ते हुए आप लोग आगे बढ़ें, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ और भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो और भी जानकारी स्काउटिंग पे दे सकते हैं। कभी आप जर्मनी में जाइए, जहाँ WFI से हम लोग रजिस्टर्ड एफिलेटेड हैं इंटरनेशनली। हमारे यहाँ से जो प्रमाण पत्र जाते हैं वो उन सभी